नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस खास चर्चा में आज देश के दो महारथी, दो दिग्गज पत्रकार, दो दिग्गज समाज सेवक, आप कह सकते हैं कि दो महान विभूति अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म जयंती है। ये दोनों विभूति के जन्म जयंती की चर्चा बहुत तेरी जगह से सुबह से होती रही है। बहुत जगह से अपने अपने तरीके से मालवीय जी को, अटल जी को के लिए जो एक श्रद्धा सुमन है लोग अर्पित कर रहे हैं सुबह से। लेकिन उनके व्यक्तित्व और उनके उनका जो जीवन है, उनका जो जीवन दर्शन है, उसको जानना, उसको समझना मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि मालवीय जी का जीवन और उनका जो आदर्श रहा है, अटल जी का जो जीवन और आदर्श रहा है, वो एक समाज को, एक व्यक्तित्व को और एक देश को बनाने में उतना ही कारगर साबित हो सकता है, चाहे वो कि कभी की पीढ़ी हो, कोई भी का समय हो, वो उतना ही इफेक्टिव होता है। आज हमारे साथ बहुत दिग्गज लोग हैं। हमारे साथ माखनलाल चतुर्वेदी के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के जी सुरेश जी हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश उपाध्याय भी जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर, बीएचयू के, और वरिष्ठ एक पत्रकार भी हमारे साथ हैं जो मदन मोहन मालवीय पे काफी काम किया है, और बहुत आशुतोष सिंह है, काफी अच्छी तरह से मालवीय जी के जीवन और उनके कृतित्व व्यक्तित्व को पढ़ा है। लेकिन हमारे साथ में अभी के जी सुरेश जी जो वाइस चांसलर हैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सीधे सीधे एक ऐसे बड़े पत्रकार, देश के जाने माने पत्रकार के जी सुरेश जी, आईएमसी के भी पहले डायरेक्टर जनरल थे इससे पहले, और आज वाइस चांसलर हैं। इन्होंने देश की पत्रकारिता को पिछले 30, आप कह सकते हैं कि 3 दशक तक पत्रकारिता के मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म को जिया है। इसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में आईएमसी की जिम्मेदारी संभाली थी और अभी माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मैं केजी सुरेश जी, आपका परिचय कराते हुए ये जानना चाहूंगा कि दो बड़े महान पत्रकार जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनसे भी बड़ा पत्रकार उससे पहले के मदन मोहन मालवीय हुए, इन दोनों ने अपने पत्रकारिता के जीवन में जो एक संदेश दिया कि जर्नलिज्म जो है वो प्रोफेशन नहीं, एक मिशन है। और एक मिशनरी के तरह उन्होंने जो समाज सुधार की बात हो, चिंतन की बात हो, भारतीयता की बात हो, इस तरीके से किस तरह का अपना एक नया आयाम दिया देश में, और एक व्यवस्था दी जो आज भी नई पीढ़ी को सीखने की जरूरत है। कि जी सुरेश जी। जी, धन्यवाद विनोद जी। सर्वप्रथम तो मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन को मैं बधाई देना चाहूंगा कि एक बहुत कम समय में समाज में एक सार्थक विमर्श का प्रारंभ को कोरोना काल से लेकर बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने शुरू किया। भले शुरुआत में सबको लगा कि ये सिर्फ बिहार के विषय को लेकर ही शायद ये पूरा रहेगा, लेकिन समाज में राष्ट्र से संबंधित, समाज से संबंधित सभी विषयों को लेकर, प्रासंगिक विषयों को लेकर, सार्थक विषयों को लेकर आज सबके समक्ष बिहार स्वाभिमान आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आयोजन कर रही है, उसके लिए बधाई। विनोद जी, आपने जो सवाल पूछा, देखिए महामना को तो मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ी है, जैसे आपने भी पढ़ी है। ये हमारा सौभाग्य नहीं था कि हम उनके जीवन काल में हम उनसे प्रेरणा पा सके, लेकिन अटल जी को तो मैंने बहुत करीब से जाना है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने बहुत करीब से मैंने कवर किया है, और भारतीय जनता पार्टी बाद में चलकर जब पहली बार सरकार में आई तो प्रधानमंत्री कार्यालय भी कवर करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और मैंने बहुत करीब से ये उनको मैंने कवर किया, मैंने देखा। तो मैंने उनमें बहुत कुछ महामना के जो गुण हैं जिसके बारे में मैंने अध्ययन किया है वो मैंने उनमें पाया। वो संवेदनशीलता, वो पत्रकारिता को जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही फरमाया, वो एक पेशे के रूप में नहीं, वो एक मिशन के रूप में उन्होंने लिया। पत्रकारों के अधिकारों के लिए लड़ना और पत्रकारिता, अच्छाई पत्रकारिता के महत्व को समझना। और कहीं ना कहीं आज की चर्चा क्योंकि हम सिर्फ महामना के पत्रकारिता तक सीमित नहीं रख रहे हैं, तो इसलिए मैं पत्रकारिता पर तो जब आप
सवाल आगे करेंगे तब उस पर जवाब दूंगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि महामना ने वकालत छोड़ दी, जबकि वो देश के जाने माने, उनकी गिनती होती थी अधिवक्ताओं में बेहतरीन, यहां तक कि अंग्रेज जो हुक्मरान थे वो भी इस बात को मानते थे कि अगर वो उस पेशे में आगे बढ़ते तो शायद उनके मुकाबले बहुत कम लोग वकालत में उस समय वो जो है इतना नाम शोहरत दौलत कमा पाते। लेकिन उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर उसे छोड़ दिया, और लेकिन फिर से उन्होंने वो लिबास अधिवक्ता का पहना जब चौड़ी चौड़ा के घटना के बाद, जब 150 के करीब जिन पर आरोप लगाए गए थे उनको मौत की सजा सुनाई, तो उनके रक्षा में, उनके बचाव में वो फिर से वकालत में कूद पड़े, और उनमें से ज्यादातर लोगों को, लगभग 140 के जी, उनको बचा लिया और पूरे उनको मुक्त, दोष मुक्त करा दिया, और बाकी जो लोग थे उनका जो है सजाए मौत को जो है वो उन्होंने लाइफ सेंटेंस में बदलवा दिया। तो ये इस तरह के जो उनका जो कमिटमेंट के प्रति, और वो सिर्फ प्रतिबद्धता के वजह से, और यही आपने देखा, चाहे पूरे हम लोग सब जानते हैं, बहुत ही लोकप्रिय और मशहूर हो चुका है वो किस्सा कि किस तरीके से वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जब उसकी स्थापना के लिए वो दर दर भटकते थे, लोगों से चंदा मांगते थे, और नवाब ने जब उन्हें मैं सुरेश सर, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। मैं इसी व्यक्तित्व की बात करते हुए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा मालवीय का और गांधी जी का। तो मुझे लगता है कि मालवीय जी का जो व्यक्तित्व है वो गांधी के इन शब्दों में समझा जा सकता है कि गांधी जी ही मदन मोहन मालवीय को महामना कहते थे। बिल्कुल। और ये महामना उन्हीं का नाम दिया हुआ है मालवीय जी के लिए, और एक बड़े भाई की तरह उनको मानते थे। गांधी जी कहते थे कि मदन मोहन मालवीय गंगा की वो निर्मल धारा है, जितनी ही पवित्र, जितना ही सुंदर, कि मैं जब कभी भी आता हूं उनके पास तो एकदम डूब जाना चाहता हूं मालवीय जी में। बिल्कुल। ये जो मालवीय जी का एक व्यक्तित्व था, गांधी जी इस बात को समझते थे कि मालवीय जी जितने ही बड़े पत्रकार हैं, जितने ही बड़े चिंतक हैं, जितने ही बड़े अधिवक्ता हैं, जितने ही बड़े समाज सुधारक हैं, एक व्यक्ति में इतनी सारी विशेषताएं होना अपने आप में एक, आप कह सकते हैं कि एक यूनिक चीज थी। मालवीय जी का जो कमिटमेंट लेवल था, आपने बात की, बिल्कुल, हाँ, आपने कभी बात की सर चोरा चोरी की, तो मैं उसी को अभी याद आया कि आपने बहुत शानदार बात की कि गांधी जी का वो असहयोग आंदोलन के खिलाफ में जो चल रहा था मूवमेंट, उसी समय में ये चोरा चोरी कांड हुआ पूर्वांचल की तरफ में, उस चोरी चौरा का जो इलाका है उसी के इलाके में। ये बहुत दर्दनाक घटना हुई, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया भीड़ के इसमें। और सर मैं अभी जो आलोचना भी हुई थी उसको लेकर बहुत, और सर मैं अभी जो पिछला इलेक्शन 2019 था का इलेक्शन का ये कवरेज का था, तो मुझे वहां जाने का मौका मिला था उस जगह पे। तो सर मैं एकदम हैरान हो गया देख के, और मालवीय जी के उस कृतित्व को, मैं, आप लोग तो बहुत पुराने पत्रकार हैं और संपादक पहले से इस चीज को जानते रहे, लेकिन मैं जब घटना स्थल पे पहुंचा सर, तो लोगों में जो एक विश्वास मालवीय जी के प्रति थी, और लोग जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, और कांग्रेस के तरफ से चोरा चोरी कांड में जब अरेस्टिंग शुरू हुई, गांव के लोगों को पकड़ धकड़ शुरू हुआ, सर 250 से 300 लोगों को पकड़ा गया वहां अलग अलग इलाके में, कुशीनगर, गोरखपुर, सारे बगल बगल के जितने इलाके थे सब में, और सबको जेल में डाल के उसके बाद ट्रायल शुरू हुई अंग्रेज के अदालत में। कांग्रेस की तरफ से कोई पैरवी तक नहीं हुई। मदन मोहन मालवीय जी अपना वकालत छोड़ चुके थे, लेकिन वहां के लोगों की पीड़ा को देख के, वो लोग बताए थे, वही मैं बता रहा हूं कि लोगों ने कहा कि मालवीय जी आए, वो फिर से काला गाउन पहने और कोर्ट में शामिल हुए, उसके बाद जिरह किया उन्हें, और उन्होंने 151 लोगों को बचाया, जैसे आपने कहा। और सबसे यूनिक बात ये थी सर कि उस अंग्रेज जज ने फैसला देते हुए कहा कि मालवीय जी, यह क्राउन अंग्रेज का जो प्रिंस है
और क्राउन सत्ता जो है वो आपका आभारी है कि आपने इतने इनोसेंट लोगों की जिंदगी को बचा लिया है, क्योंकि ये सारे लोग इनोसेंट हैं जिनको 151 को छोड़ा गया था। जी तो सर एक बड़ी बात थी कि उस अंग्रेज जज ने माना कि एक बड़ी भूल होते होते बची, लेकिन कांग्रेस के उस परंपरा में लोगों ने का जो एक विश्वास था, उन लोगों ने उसकी पैरवी छोड़ दी थी, लेकिन मालवीय जी अड़े रहे और उसको कोर्ट से उस सारे लोगों को मुक्त कराया, जैसे आपने कहा। तो एक पत्रकार के लेवल पे इतना बड़ा कमिटमेंट हमारे पीढ़ी के आज के जो पत्रकार हैं उनके लिए कितना बड़ा संदेश है सर। नहीं नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखिए, आज हम देखते हैं कि जो पत्रकारिता धर्म, उसके साथ भी जब समझौता होता है, सहयोगी पत्रकारों पर जब अत्याचार होता है, उस पर हम लोग चुप्पी साध देते हैं। अपने जो हमने हमने देखा कि किस तरीके से पत्रकारों का जो यूनियन था वो खत्म हो चुका है। आज पत्रकारों पर कहीं भी हमला होता है तो हम एकमत होके आम सहमति से हम लोग कभी उसकी निंदा नहीं करते हैं। हम उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। पत्रकार की गिरफ्तारी होती है, पत्रकार पर उसमें जो है विचारधारा ढूंढने लगते हैं। वो हम विचारधारा ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे समय में जो है, जो ये न देखे बगैर कि क्या मेरी पार्टी उसमें सहयोग दे रही है नहीं दे रही है, ये सब देखे बगैर कि भाई ये इन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इन लोगों पर गलत हो रहा है, तो मुझे उतरना पड़ेगा। जबकि मैंने खुलेआम घोषणा की थी कि मैं अब वकालत नहीं करूंगा, लेकिन एक सिद्धांत के लिए मुझे जो है उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहां सत्य का सवाल है। देखिए, इस बात को हम न भूलें कि भले मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का जिक्र है, लेकिन वाह। सत्यमेव जयते आज राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह भारत का जो है एक प्रतीक बन गया है। हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह में तक लिखते हैं, वो उसकी देन जो है वो महामना की है। तो ये सर सत्य के हमारा रास्ता है। सर आप मैं एक मिनट माफी चाहूंगा आपको रोकते हुए कि हमारे साथ में आशुतोष जुड़ गए हैं। जी जी आशुतोष डीडी में ही हैं, सीनियर जी नमस्कार जर्नलिस्ट जी। हैं। और नमस्कार। आशुतोष बीएचयू में पढ़े हैं, और सबसे बड़ी बात मुझे सबसे अच्छा ये आ लगा रही आवाज सर कि सर हमारी? मैं, हाँ आ रही है। पिछले दिनों में आशुतोष ने महामना पे बहुत काम किया है, और जी महामना के बारे मुझे जो जितने भी जानकारी है उसमें आशुतोष की बहुत बड़ा योगदान है। आशुतोष जी ने मुझे बहुत सारे महामना के बारे में बताया, और मुझे लगता है कि महामना के बारे में इसके अपनी एक अजब सा एक श्रद्धा और भाव है। आशुतोष, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जो आज की तारीख में हम सुन रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का चर्चा, और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा के साथ साथ हम लोग जब कभी भी देखते हैं कि एक स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत, सजग भारत, इसको बनाने में मालवीय जी ने तिनके को जोड़ के अपना एक ये इकाई बनाया कि ये देश कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इस स्वाभिमान को मालवीय जी ने कैसे जिया आशुतोष, जो आप बीएचयू में लंबा दौर गुजारा और आपने देखा है आशुतोष? आशुतोष, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद आशुतोष को मेरी आवाज नहीं आप पहुंच रही है अभी। मैं सर आपसे यही सवाल करता हूं कि आज हम मोदी जी इस कोरोना काल में और इस लॉकडाउन की जो सारी परिस्थिति बनी, हम एक बार फिर से ये सोचने के लिए मजबूर है कि ये भारत को आज न कल हाँ आत्मनिर्भर आ रही होना है सर, पड़ेगा। थोड़ी ब्रेक हो हाँ रही थी। जैसा कि जी मैं आ रही है? आपकी बात सुन पाया, समझ पाया। अ, अपनी बातों को रखने के लिए जो आज हाँ जी जी बताएं आशुतोष जी, कंटिन्यू जी रखिए। जी, बताएं, आवाज कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ जी आशुतोष जी, तो आपका जो महामना के बारे में जितना आप कुछ आप जानते हैं, उसमें महामना के उस व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की उनका योगदान रहा? हाँ हाँ सर, जो जैसा कि आज आपके सुबह ही चर्चा हुई थी, मालवीय जी का जन्मदिन भी है और देश की हम्म, क्या इको हो रहा है क्या?
शायद लगता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है कि सर मैं ये चीज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे महामना का यही आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ी सौगात थी। इस देश का के जो नए पीढ़ी आएंगी जब, उनको इस देश में आधुनिकता के साथ साथ भारतीयता को समझने के लिए एक अपना विश्वविद्यालय हो, जो एक देश में मानक तय करे। उतने ही बड़े वैज्ञानिक हों, उतने ही बड़े इंजीनियर हों, उतने बड़े संस्कृत के प्रोफेसर हों, उतने ही बड़े आयुर्वेद के हों। तो महामना की ये जो चीजें थी, क्या ये देश इन 70 सालों में नहीं समझ सका? नहीं, देखिए विनोद जी, महामना भले कांग्रेस में उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय, उन्होंने राजनीतिक जीवन का, और कांग्रेस के एक नहीं 4 बार अध्यक्ष बने, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये जरूर एहसास हो रहा था कि वो भारतीयता जो एक 700 साल से परतंत्र मुल्क जब स्वतंत्र होने जा रहा है, तो उसके नागरिकों के अंदर एक आत्मसम्मान और गर्व की भावना जो उसके अंदर होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जिस चरित्र निर्माण की बात स्वामी विवेकानंद ने कही, उसको मूर्ति रूप देने का काम जो है वो कहीं ना कहीं महामना ने किया। और ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है उद्देश्य ही, वो जो पहचान, वो जो अस्मिता, वो क्या है। देखिए, सैमुअल हंटिंगटन ने, जिन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखा, उन्होंने आगे जाकर एक किताब लिखी अमेरिका के संदर्भ में कि हु आर वी, हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। तो आखिर में वो कहते हैं अपने किताब में कि वी आर व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट वेस्प। उन्होंने अमेरिका का मूल चरित्र उन्होंने कहा कि इसके इर्द गिर्द होना चाहिए। महामना भी इस बात को समझे कि वो जो भारतीय परंपरा है, भारतीय इतिहास है, भारतीय जो हमारी पहचान है, भारत की समझ, हमारे विरासत की समझ, वो उसका नींव डालना कितना आवश्यक है आने वाले पीढ़ियों में, तब जाके एक भव्य राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, ये जो है ये सोच उनकी थी, और उसी सोच ने उन्हें प्रेरित कर कर जो है उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बहुत बढ़िया सर। मुझे याद है, आपके ही बात से मुझे एक चीज याद आया कि एनी बेसेंट ने कहा था कि इतने डिफरेंसेस, इतने सारे विभिन्न मतों के, विभिन्न विचारों के, विभिन्न धर्मों के भारत में जब कभी भी महामना को देखती हूं, तो मुझे लगता है कि पूरे भारत के एक महामना ही प्रतीक है। तो इतने वैचारिक विभिन्नताओं के बीच में कांग्रेस की उन परंपराओं में, उस तरह के इतने विभिन्न धर्मों के, इतने विभिन्न भाषा और बोलियों के बीच में जो एनी बेसेंट का ये था, तो जाहिर सी बात है कि उसने भारतीयता को, उनको भी लगा था कि अगर किसी के पास में पहचान है तो उस दौर में भी महामना ही उस चीज को जिंदा रखे हुए थे। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आप तो महामना के उस आप तो उस महामना के उस आंगन में, प्रांगण में वर्षों बिताया है, और आज भी आप महामना को हम लोगों से ज्यादा पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको जानते हैं। उनके व्यक्तित्व में जो एक भारतीयता का और एक स्वाभिमान और स्वावलंबी भारत का जो सपना था, उसको आप किस रूप में देखते हैं? और ये हम लोग को उनकी जो थोड़ा सा मालवीय जी के जीवन काल को अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, उनकी भारतीयता को जानने के लिए उनकी बुनियाद में जाना पड़ेगा। उनके जो पिताजी थे, ब्रिजनाथ नाम था, और वो कथावाचक थे, मालवा प्रदेश मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उधर से वो पलायन करते हुए प्रयागराज पहुंचे और वहां पर उनका जन्म हुआ था मालवीय जी का। और उस मालवीय जी के बारे में अगर कहा जाए तो पहली बार लोगों ने जो जाना इस समाज ने, वो 7 वर्ष की अवस्था में संगम में त्रिवेणी के तट पर वो एक कथा कुंभ के दौरान जो धार्मिक तमाम आयोजन होते हैं, 7 वर्ष की अवस्था में वो संस्कृत और वेद और गीता का धारा प्रवाह पाठ कर रहे थे। उस दौरान ही भारत के संतों मनीषियों की पहली बार दृष्टि मालवीय जी पर पड़ी थी और उन्होंने उनकी प्रतिभा को
पहचाना था। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि वो किसी और विधा की पढ़ाई में चले गए थे, वो अपनी जो परंपरागत पढ़ाई, अपना पांडित्य का जो उनका संस्कृत दर्शन था, वो वही और कथावाचक के रूप में ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। एक बार की घटना है कि फिर वो क्रिश्चियन कॉलेज जो प्रयागराज इलाहाबाद उस समय के उसमें था, वहां पर कोई संबोधन के लिए गए हुए थे। वहां संबोधन करने के दौरान जो उन्होंने अपने भारतीयता, अपने शास्त्र, परंपरा, वेद और जो प्राचीन ज्ञान था, उसका सब चीज उन्होंने निचोड़ के रूप में संबोधित किया जो क्रिश्चियन कॉलेज में। क्रिश्चियन कॉलेज का जो प्रिंसिपल था वो भी कन्वर्टेड ही क्रिश्चियन था, यहीं की उसकी बुनियाद जो भी हिंदुस्तानी ही थी। तो उन्होंने एक अनुरोध किया, मालवीय जी से कहा कि मैं आपने हमारे कॉलेज में बच्चों को और आपने संबोधन दिया और आपने पूरी दुनिया को ठीक उसी तरह से मतलब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय दर्शन को रखा जिस तरह से विवेकानंद ने रखा था भारत के बाहर अमेरिका में। तो आपने रखा हुआ। मेरे एक अनुरोध है कि आप इसको अब संस्कृत या हिंदी भाषा की बजाय अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनिए और दुनिया इससे ज्यादा लाभान्वित हो पाएगी। उस दिन के बाद मालवीय जी ने इंग्लिश विषय की भाषा की जानकारी के लिए अपना मेहनत किया और इंग्लिश के वो भी उतने ही प्रकांड पंडित बने जितने वो संस्कृत और हिंदी के हाँ, उस समय अंग्रेजी, तक दो थे। अंग्रेजी अखबार के वो संपादक रहे। आ रहा हूँ उसी बात पर सर। तो उसके बाद उन्होंने उस भाषा करवाया। की हमें समझ गई और अंग्रेजी अखबार, अंग्रेजी वो इतना मतलब इतना गोलमेज सम्मेलन का जो उनका संबोधन था इंग्लिश का, वो वन ऑफ द मतलब सबसे बड़े संबोधनों में से इतने शुद्ध भाषाओं में था। वहां पर वहां के लोग बड़े विषय के साथ साथ भाषा के ज्ञान से प्रभावित हुए थे। और अंग्रेजी अखबार उसकी, और उन्होंने उस भाषा का जो प्रयोग असली कहा जाए तो भारत की जनता उस समय पराधीन थी और विक्टोरिया जो राजा थे उनके उनके तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पत्रकारिता में उनके तमाम योगदान है। बड़े बड़े वो संस्थानों में काम किए। हिंदुस्तान अखबार सबसे अधिक काल तक वो संपादक रहे। काला कंकर राजा के साथ उन्होंने किया, किसी मालिक का नहीं माने, वो सब सारी चर्चाएं होती हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन असली अगर पत्रकारिता में आप कहेंगे कि मालवीय जी का क्या योगदान है, तो लीडर अखबार का निकालना। फाउंडर थे प्रयागराज से, लीडर अखबार निकलता था। और आप जानकर हैरान होंगे, पत्रकारिता के साथ एक बहुत बड़ी टाइटल जोड़ी जाती है किसी भी पत्रकार के उपलब्धि के लिए कि निर्भीक पत्रकार, है ना, निष्पक्ष पत्रकार, यही कहा जाता है ना। लेकिन जो मालवीय जी में थी ये निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ साथ एक बड़ा शब्द था, वो दूरदर्शिता था। दूरदर्शी पत्रकार थे। लीडर अखबार निकालने के पीछे का मात्र और मात्र एक उद्देश्य ये था कि जो उस समय की अंग्रेजी शासन व्यवस्था के पैरोकार लोग थे, यहाँ जो तंत्र चलाते थे शासन तंत्र के, वो हिंदी के अखबारों को, जनता की आवाज को ट्रांसलेट करके वहां के ब्रिटिश के राजा और रानी को, विक्टोरिया को प्रस्तुत करते थे। तो मालवीय जी ने लीडर अखबार इसलिए निकाला कि मूल भाषा में वो विक्टोरिया तक अखबार बहुत वो बढ़िया। कुरियर रजिस्ट्री करते थे और ब्रिटेन जाता था, वो जहाज से 15 दिन बाद वो अखबार पहुंचता था और ब्रिटिश उसको सीधा मतलब अपनी भाषा में यहाँ की जनता की आवाज पढ़ पाते थे। तो ये अखबार पत्रकार के साथ एक शब्द जो था मालवीय जी का, वो दूरदर्शिता था और इंग्लिश भाषा में लीडर अखबार निकालने के लिए। आशुतोष, मैं आपको रोकना चाहूंगा बीच में थोड़े समय। जी इसमें अपने केजी सुरेश जी से ये तो इस चर्चा में ये ले लेता हूं कि आपने हाँ दूरदर्शिता की बात कही और लीडर के अखबार का शायद मैं भूल गया था रेफरेंस देने में हम लोग उस चर्चा में, जो आपसे पहले हमने चर्चा शुरुआत की जी थी। और सच में मुझे याद आया, आशुतोष ने सर बहुत तरीके से पूरे जो बायोग्राफी है मालवीय जी के, उस कृतित्व और व्यक्तित्व के, उस जीवन के में जो झांका है, वो सच में कमाल की बात उसने बताई है, जो अभी तक जनरली किताबों में और अखबारों में पढ़ने को नहीं मिलता है। ऐसी चीजें आशुतोष ने अभी हम लोगों के बीच में रखा है। लेकिन सर मैं जब कभी भी हरिद्वार जाता हूँ तो हरकी पौड़ी में गंगा स्नान करने से पहले मैं मालवीय जी के उस तस्वीर को देखता हूँ, उस मूर्ति को देखता हूँ। तो मुझे लगा, जो आशुतोष अभी कह रहे थे कि वो लीडर और निर्भीक पत्रकार के साथ साथ एक दूरदर्शी पत्रकार थे, तो मुझे लगा कि मालवीय जी ने ये हरिद्वार के हरके पौड़ी को कैसे चुना, इसको ऐसे डेवलप करने के लिए उन्होंने जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगा दिया। तब अगर अगर आप बगल अगर झांक के देखते हैं तो लगता है कि इसके पहाड़ के छोटे से पहाड़ी इलाके में आज अगर लाखों लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, पूरे आर्थिक उपार्जन का एक स्रोत हरिद्वार का वो बना हुआ, गंगा जी का वो बेस बना हुआ है, तो मालवीय जी इतने दूरदृष्टि थे कि उन्होंने संस्कृति, भारतीयता के साथ साथ रोजी रोटी और जीवन को भी महत्वपूर्ण समझा। ये जो उनके साथ में थी खूबी सुरेश जी, मुझे लगता है कि क्या ये भी हम लोगों को इस पत्रकारिता के जीवन में सीखना चाहिए कि समाज में भी इसका एक प्रयोग होना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। विनोद जी, हम अक्सर कहते हैं कि
हमारी जो पत्रकारिता है वो समस्या केंद्रित पत्रकारिता है। लेकिन आज चर्चा हो रही है पश्चिम में भी सॉल्यूशन जर्नलिज्म का, बहुत जिसको बढ़िया सर। पॉजिटिव जर्नलिज्म, यानी कि समाधान आधारित पत्रकारिता, जहां फोकस जो है वो समस्या पर नहीं समाधान पे होना चाहिए। जरा सोचिए, उस समय में आपने तो कहा गांधी जी ने जो मालवीय जी के बारे में कहा कि वो एक अविरल गंगा की तरह है जिस पर डुबकी लगाने में जो है आप आनंद महसूस करेंगे। आनंद महसूस करेंगे। तो उन्होंने तो अविरल गंगा का सही मायने में जो सपना बहुत आज बढ़िया। जो हम देखे हुए हैं, ये अविरल गंगा का जो सपना था, गंगा महासभा का स्थापना कर कर उन्होंने उस समय उन्होंने देखा था। और आज जो हम हर की पौड़ी में जो आरती देखते हैं, ये उन्हीं की वो दृष्टा थे, वो विजन की, हाँ हाँ, उन्हीं की दूरदर्शिता है जो आज हम देख रहे हैं। और उसमें एक विजन, सिर्फ इसमें कोई दो राय नहीं, आपने जो आर्थिक पक्ष रखा, और आर्थिक पक्ष के साथ साथ आप ये देखिए कि उसके साथ जो अविरल गंगा, और आज हम उनके जाने के बाद भी इतने दशक हुए, आज भी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि गंगा जी को अविरल होना चाहिए, गंगा जी को स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि वो समझ गए कि गंगा जी न सिर्फ हमारे संस्कृति, हमारे विरासत से जुड़ी हुई है, हमारे भूत और भविष्य को जोड़ने की सेतु भी गंगा जी है। बहुत बढ़िया सर। ये पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर देता हूं कि आपके 6 स्टेट से गुजरने वाली ये गंगा लगभग 40 करोड़ लोगों के जीवन यापन, रोजी रोटी से सीधे डायरेक्टेड है। गंगा के किनारे रहने वाले इतने स्टेट से अगर आप देखें तो उनके खेती बाड़ी से लेके आर्थिक सारी गतिविधि गंगा पे ही डिपेंड है। और मालवीय जी ने गंगा महासभा में, आपने बहुत सही कहा उस चीज को, कि उस चीज को ये बताया कि एक गंगा की निर्मलता, गंगा की अविरलता यहाँ भारत के जीवन के साथ में है। इसको आप छोड़ेंगे तो आपके जीवन की धारा रुक जाएगी। सर हमारे साथ आशुतोष कनेक्ट हो गया। आशुतोष, बीएचयू के बारे में सर भी अभी अपने थोड़ी सी ब्रीफ में बता रहे थे, लेकिन बीएचयू के बारे में जो मालवीय जी का संघर्ष था, मुझे एक घटना याद है सुरेश जी। सर मैं आपका ध्यान चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें, कि मालवीय जी ने जब कमेटी बनाई थी, वो तो एकदम फकीरी में जीवन जीते थे और फकीरी में विश्वास करते थे। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, मैं जब पहली बार सुना तो मुझे शायद मुझे बनारस में ही किसी ने बताया था कि उन्होंने दरभंगा महाराज को बीएचयू के उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, कामेश्वर सिंह महाराज को। और उनको लगा कि जब दरभंगा महाराज का उसमें नाम होगा तो उसके नाम से कोई चंदा भी मुझे देगा। ये मालवीय जी, ये फकीर आदमी के नाम पे बहुत सारे चंदा मिले नहीं। ये मेरा मानना है कि शायद मालवीय जी ने सोचा हो कि एक बड़े कद का एक महाराज को हम इसमें शामिल करेंगे तो हो सकता है उसके नाम पे हमें कुछ चंदा मिले। तो आशुतोष बता रहे थे कि आशुतोष, जब महाराज ये चंदा के लेने के समय में तो बहुत दरबार में गए, मालवीय जी बहुत साहूकारों, धन्ना सेठों के पास गए, लेकिन जो निजाम हैदराबाद के पास में जो उन्होंने गया, वो वाकया क्या था जो बीएचयू में लोग बताते हैं? शुरुआत से करते हैं। ज्यादातर ये चर्चा जो आज की पीढ़ी को, आज की व्यवस्था, शासन तंत्र को, सभी लोगों को मतलब जानने की जरूरत है। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो हमारे इतिहास में बड़े कहा जा सकता है, अगर कोई सुनियोजित योजना हो, साजिश हो या षड्यंत्र का इशारा हो, मेकिंग ऑफ बीएचयू जो कहा था ना, बीएचयू के बनने की कहानी अपने आप में बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ वो प्रेरणा करने वाली स्टोरी है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मतलब 100 साल पहले कोई मतलब व्यक्ति जो फकीरी जीवन जी रहा हो, जो अपने जो भी एक उसके उनका कहा जाता है कि कीर्ति कलश है बीएचयू, अपने जीवन का पूरा निचोड़ उन्होंने न्याय क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र और अपने प्रतिभा का, शिक्षक का जो भी पाए थे, सबका कीर्ति कलश उन्होंने बीएचयू बनाने के लिए एक संकल्प लिया। लेकिन वो संकल्प था, एक साहस था। साहस इसलिए कहा जाता है कि अपने को समर्थवान समझते थे, मतलब वो कंसीव हो पाया, वो दुस्साहस नहीं कहलाया, और उसके प्रति समर्पित होकर उन्होंने उसको मूर्त रूप दे पाए। और उसके लिए काशी को चुना। उसके पीछे कारण यही था कि जो आज आपका मतलब ये प्लेटफॉर्म भी है बिहार स्वाभिमान आंदोलन का, तो उसमें वहां की पूरी वो जो पिछड़ा इलाका था, अगर आप इधर देखिए तो लखनऊ और पटना के बीच में जो हिस्सा था, अब जो है रांची, रायपुर बने, वरना ये भोपाल, पटना और आप लखनऊ को अगर करिए तो ये बीच का पूरा हिस्सा एक बहुत बड़ा मतलब डार्क जोन था, अगर अंधेरा कहिए। और ये नहीं केवल शिक्षा के लिए, हर आधारभूत संरचना उसमें
बिल्कुल गायब सी थी, और ज्ञान रूपी गंगा जो भी काशी का प्राचीन महात्म्य में था वो अपनी जगह था, लेकिन उसको उन्होंने विस्तृत रूप दिया। और आज आपको एक चीज इसी संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं कि बनारस में सबसे पहला जो संस्कृत कॉलेज, जो आज का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1795 ईस्वी में, मतलब 1800 से भी पहले अंग्रेज ब्रिटिशर्स ने उसकी स्थापना करी थी फॉर्मल एजुकेशन की। उसके पहले बनारस में केवल मठ मंदिर, उसके बाद फिर करीब 100 साल बाद मतलब से भी ज्यादा 1916 में 1905 से काम शुरू हो गया था। प्रयाग कुंभ में मालवीय जी ने संकल्प किया था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में बनेगा, काशी में। और उससे पहले महाराजा दरभंगा वहां पर एक हिंदू विश्वविद्यालय चाहते थे, और ये एनी बेसेंट जी का विद्यालय ऑलरेडी केवल विद्यालय शुरू हो चुका था। इन दोनों के विचारों को समाहित करके मालवीय जी की योजना एक बड़ी थी कि एक हम बड़ी विश्वविद्यालय बनाएं और अलग अलग न बने, हम प्राचीन आधुनिकता के साथ करें। और विश्वविद्यालय बनाना ही कोई साहस नहीं था उनका, विश्वविद्यालय बनाने से बड़ा साहस उस कार्य योजना थी जिसमें आज की डेट में आप देख रहे हैं, तत्कालिक संदर्भों से हमें जोड़ते हुए चर्चा करनी चाहिए कि अगर आयुष मंत्रालय जो है, एमसीआई कहता है कि आयुष डॉक्टर आयुर्वेद के माइनर सर्जरी कर देते हैं, तो एम्स और सर्वे में मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं। आप सोच सकते हैं, आप गए हैं बीएचयू में, देखे एक ही बिल्डिंग के एक उत्तर के भाग में मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथ की पढ़ाई होती है, दक्षिण के भाग में आयुर्वेद की पढ़ाई होती है। आयुर्वेद की पढ़ाई होती है, मैंने देखी है। एक ही बिल्डिंग में, कहीं नहीं मिलेगा आपको, एक ही परिसर में संस्कृत का, वेद का पढ़ाई और आपका जो है इंजीनियरिंग का बनता है। इंजीनियरिंग का जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज बनता है, और इंजीनियरिंग कॉलेज लैब और डिग्री में शुरू होकर पहला बनारस का लड्डू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जलता है, पावर हाउस में, इलेक्ट्रिकल विभाग में। 1 साल के बाद शहर में बिजली आई। ये था आत्मनिर्भर भारत बनाने की प्रेरणा। और ऐसी विषय विधा जिसका एक आध कोई पढ़ के विदेश से आता था, मतलब तमाम शिक्षा की विधाएं शुरू करा था मालवीय जी ने वहां पर, जैसे सिरेमिक साइंस, केमिकल केमिस्ट्री, मेटलर्जी, माइनिंग, ये पढ़ाई कभी मैनेजमेंट आज दुनिया में पहला बीएचयू में शुरू हुआ। और केमिकल केमिस्ट्री का तो मतलब आज वहां का ही प्रोडक्ट जो है वो यूएस अवस्थी जी अपने कोऑपरेटिव और केमिकल की जो केमिस्ट्री की उन्होंने एक पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम करी। और जो आजाद हिंदुस्तान बनने के बाद पीएसयू टाटा बिरला के द्वारा बने संस्थान, जमशेदपुर, रेणुकूट, हिंडाल को, ये सारों के लिए जो प्रतिभा दिया गया वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा लोग निकले। आप आज के डेट में भी किसी भी तमाम पीएसयू संस्थानों में आप टॉप के अगर 3 या 4 व्यक्ति ढूंढेंगे तो एक बीएचयू प्रोडक्ट मिलेगा। और इसका लाभ ऐसा नहीं केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बिहार का पूरा उत्तर बिहार आपका जो कहलाता है, ये पटना का इलाका, दरभंगा का, मिथिला का। आशुतोष, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे बीच जो है बहुत पहले से अभी जोड़ने के लिए हमारे साथ नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, प्रोफेसर राकेश उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। राकेश जी से मैं आपका परिचय कराऊं, ये सुरेश जी। सर, राकेश जी बहुत पुराने मजे हुए पत्रकार भी हैं, अभी बनारस में बहुत आज तक से, और लाइव इंडिया माने कई जगहों में अच्छे दमदार पत्रकार रहे हैं अपने जमाने में। और राकेश जी आप प्रोफेसर भी हैं, भारतीय अध्ययन के संस्थान में काम कर रहे हैं और बीएचयू में जुड़े हुए हैं। तो राकेश जी एकदम ऐसा आप कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल है एजुकेशन के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है। राकेश जी, हमारे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए हैं जो डीडी न्यूज में अभी पत्रकार हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बीएचयू से ही हैं, और महामना पे उन्होंने अच्छा काम किया है, महामना को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं एक छोटा सा पत्रकार हूं, मैं बस डीडी न्यूज में काम करता हूं। केजी सुरेश जी हम लोगों के सबके ये हैं। और बहुत एक जो सुरेश जी को आप शायद जानते होंगे, तो केजी सुरेश जी अभी आईएमसी के डायरेक्टर जनरल के बाद अभी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं। हम लोग आज महामना को, अटल जी के साथ साथ महामना की चर्चा की शुरुआत की थी। ये मैंने बस आपके सामने में भूमिका रखी, आप शायद थोड़ा सा छूट गए थे हम लोगों की इस चर्चा में। हम लोग तब तक इस गंगा की धारा में काफी आगे बह गए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे होते हुए आपके पास आता हूं। आप अभी स्वयं बीएचयू में हैं, क्या महामना का जो जीवन, महामना का जो आदर्श, महामना का जो त्याग है, क्या बीएचयू आज भी जीता है क्या उसे, राकेश जी? राकेश जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप म्यूटेड हैं शायद। राकेश जी आप म्यूटेड हैं। अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट कर दीजिए।
पता नहीं आज राकेश जी के पढ़ रही है। जी अब आ गई। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार बताइए। नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, नमस्कार। मैं आपका अपना सवाल दोहराता हूँ कि हम लोग अभी तक महामना के जीवन आदर्श, उनके व्यक्तित्व, उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सारी चीजों पे हम लोगों ने लगभग एक चर्चा की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोगों के इस बीच में सिर्फ आप हैं जो आप बीएचयू में हैं, बीएचयू को जीते हैं, बीएचयू में महामना के उस सारे जो सपनों का एक शहर है, उस शहर के कैंपस में आप हैं। क्या महामना का आदर्श आज भी वहाँ जिंदा है, या आपको लगता है कि महामना के उस आदर्श को नई पीढ़ी समझ रहे हैं, या महामना जिंदा है वहाँ उनकी आत्मा? जी विनोद जी, मैं सबसे पहले तो प्रणाम करता हूँ आप सभी को। हमारे अनन्य बड़े भाई हैं प्रोफेसर केजी सुरेश जी, हमारा आपका 25 साल का संबंध है, और विनोद जी और आदरणीय आशुतोष जी बीएचयू के ही हैं। तो पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लाइव डिबेट में, एक संवाद में, चर्चा में आमंत्रित किया। दूसरी बात, मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं काशी से प्रयाग आया हूं। प्रयाग मालवीय जी की जन्मभूमि है, तो मैं अभी बस 1 घंटे पहले संगम तट पर था, और उसके बाद मैं गंगा किनारे गांव से आपको एड्रेस कर रहा हूं। ओह, इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही प्रयाग है। विश्वविद्यालय में, तो प्रयाग विश्वविद्यालय में कॉन्फ्रेंस है, कल मैं उसमें रहूंगा, फिर मैं दोपहर बाद वाराणसी पहुंच जाऊंगा। गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। रोड बड़ी शानदार बन गई है, प्रयाग से अब 2 घंटे में पहुंच सकते हैं बनारस। हाँ, अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन जिसका किया था। मालवीय जी महाराज का जो आदर्श है, त्याग मूर्ति, तपोनिष्ठ, देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो परिसर है वो महामना का जीवंत विग्रह है। मालवीय जी महाराज की आत्मा, वो इस धराधाम पर, हम लोग पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास रखते हैं, तो बार बार कहते थे, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, और कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम मार्तिनाशनम। मुझे मुक्ति की भी कामना नहीं है, मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है। जो दुख में डूबे हुए लोग हैं, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम मार्तिनाशनम, उनका जो आर्तनाद है, उनका जो दुख है, उनका जो कष्ट है, मैं उसको दूर करना चाहता हूं, और उसके लिए ही मेरा जीवन है। ये हमारी जो प्राचीन पौराणिक कथाओं में से श्लोक है। महामना श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ थे। भागवत कथा बांचते हुए, हाँ, इसी प्रयाग संगम के किनारे उनके पिताजी घाट पर ही बैठ करके वो जो भी दान दक्षिणा मिल जाता था, लोगों का दिया हुआ, उसी से घर चलाते थे। तो मालवीय जी महाराज ने जिस भावना से काशी हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित किया है, उनका आदर्श आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जीवित है। आज भी आपको वहां ऐसे प्रोफेसर मिल जाएंगे जिनकी दिनचर्या है वो महामना के पूजन के साथ प्रारंभ होती है। महामना ने जो परंपराएं विश्वविद्यालय में स्थापित की थी, उन्होंने साप्ताहिक गीता प्रवचन शुरू किया था, आज 100 साल से चल रहा है। आज भी हमारे विश्वविद्यालय में विद्यार्थी, अध्यापक, स्टाफ और भी काशी के जो विद्वज्जन हैं, सुधीजन हैं, मालवीय भवन जो है, जहां मालवीय जी महाराज रहा करते थे, उस भवन में साप्ताहिक गीता प्रवचन की जो उनकी एक देन थी, वो आज भी यथावत चल रही है। उनकी मूर्ति रखी हुई है, उसी के सम्मुख माल्यार्पण करके साप्ताहिक गीता प्रवचन होता है। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के केंद्र में भारत का सबसे बड़ा भवन यानी शिवलिंग मंदिर स्थापित किया, काशी विश्वनाथ मंदिर। वो मंदिर आज भी सुबह दोपहर शाम पूजा अर्चना, मालवीय जी महाराज को ध्यान करके वहां भजन कीर्तन का आयोजन आज भी चलता है। तीसरी बात, जिस आदर्श को लेकर के उन्होंने विश्वविद्यालय में आधुनिक शिक्षा, अर्वाचीन और प्राचीन, इन दोनों का संगम किया, वह भारत की समस्याओं को बहुत गहराई से देख रहे थे। उनको मालूम था कि अंग्रेज इस देश से आज नहीं कल जाने वाला है, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की व्यवस्थाओं को कौन संभालेगा? ये हमारे ट्रेंड लोग, एजुकेटेड लोग कैसे भारत के अंदर जगह जगह हर प्रांत में खड़े होंगे? उनकी शिक्षा कैसे होगी? उनकी व्यवस्था कैसे होगी? उन्होंने एक तरह से नालंदा और तक्षशिला की परंपरा से प्रेरणा लेते हुए
उस समय दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल एक कैंपस डेवलप किया काशी में गंगा के किनारे। आज भी वो एशिया का लार्जेस्ट कैंपस है, जिसमें 90 से अधिक 100 के करीब छात्रावास हैं। एम्स लाइक स्टेटस का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, जिसमें अब जो इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए, महामना ने 1916 में इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव डाली। उस समय भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज की कल्पना करना एक बड़ी बात थी। अंग्रेजों ने 1846 में 1846 में रुड़की आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव डाली थी, जब वो गंगा कैनाल बना रहे थे हरिद्वार वाली। उसके बाद इंजीनियरिंग के जो एजुकेशन को लेकर के जो एक लैकिंग पॉइंट था, महामना ने उसको समझा और इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव डाली, मेडिकल कॉलेज की नींव डाली। मेडिकल कॉलेज की कैसी नींव डाली? जो नींव आज प्रधानमंत्री मोदी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आयुर्वेद के लोग हैं, जो भारतीय प्राचीन परंपरा से चली आ रही शिक्षण पद्धति है आयुर्वेद की, उसके जो एक्सपर्ट हैं वो सर्जरी भी करें। राकेश जी, मैं आपको 1 मिनट माफ कीजिएगा, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। आपने बहुत कमाल, विनोद जी बात पूरी कर लूं, नहीं तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल तो बहुत आनंद आ रहा है आपकी जो शिक्षा है। आज कोरोना काल में संपूर्ण विश्व आयुर्वेद की कीमत को समझ रहा है। मालवीय जी महाराज ने अपना जो जहां रहते थे, मालवीय भवन जहां है, उसके ठीक सामने उस समय मेडिसिनल प्लांट का सबसे बड़ा उद्यान डेवलप किया। रोज सुबह परिक्रमा करते थे जाकर के, एक एक पौधे के साथ, जैसे उनका बेटा हो, जैसे उनका भाई हो, वो एक एक पौधे का ख्याल करते थे। उसको संस्कृत में कहते हैं भैषजोद्यान, भैषज उद्यान यानी दवाओं का उद्यान। आज जो है गिलोय को लेकर कितनी चर्चा होती है। गिलोय प्लांट जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी नीम के वृक्ष पर है। पूरा बनारस शहर गिलोय का पत्ता लेने के लिए बीएचयू में आता है। ये सब मालवीय जी महाराज उस समय सोचते थे कि हमें कैसे जो है अपनी परंपराओं को, आयुर्वेद की रक्षा करनी है और मॉडर्न मेडिसिन को लेकर आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मालवीय जी महाराज ने आयुर्वेद के लिए मेडिकल कॉलेज खोला और मॉडर्न मेडिसिन को आयुर्वेद की फैकल्टी के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट बनाया। आज तो चारों ओर एलोपैथ हावी हो गई है, लेकिन मालवीय जी कहते थे एलोपैथ को आयुर्वेद के साथ मिला करके मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है उसको कोलैबोरेट करके हम एक नई विधा क्रिएट करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे भारत सरकार ने कहा है कि हम आयुर्वेद में सर्जरी शुरू करें। अब ये लोग विरोध कर रहे हैं, एलोपैथ वाले, एम्स वाले, दुनिया भर के लोग, अरे मॉडर्न मेडिकल साइंस में आप आयुर्वेद क्यों घुसा रहे हैं? अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है, आयुर्वेद के लोग भी सर्जरी करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आपको बताऊं, बस खत्म करूंगा अपनी बात, आज भी जो सबसे भयानक रोग है उसको कहते हैं भगंदर, फिस्चुला। उसका कोई इलाज नहीं है मॉडर्न मेडिसिन के पास। जो फिस्चुला हो जाता है उससे पूछिए उसकी तकलीफ क्या होती है। भगंदर हिंदी में कहते, संस्कृत में कहते। तो भगंदर, बवासीर, इनका जो इलाज परंपरा से हजारों साल से जो भारत के अंदर चिकित्सा पद्धति रही है, उसका मेथड है क्षार सूत्र मेथड। क्षार सूत्र से वो इलाज करते हैं। बीएचयू में आज भी दुनिया भर के इस रोग के मरीज आते हैं, उनका इलाज सर्जरी के जरिए बीएचयू के आयुर्वेद के डॉक्टर करते हैं। वाह। तो मेरा कहना है कि मालवीय जी महाराज ने पूरब को पश्चिम से मिलाया, आधुनिक को प्राचीन से मिलाया, आयुर्वेद को मॉडर्न साइंस से मिलाया, और प्राचीन भारत की जो साइंस और टेक्नोलॉजी थी उसको उन्होंने मॉडर्न इंजीनियरिंग से मिलाया। महिलाओं की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता था। मालवीय जी महाराज ने बीएचयू के अंदर कैंपस में आप इंटर करेंगे, सबसे पहला कॉलेज 1916 में महिला महाविद्यालय खोला। महिलाओं की उच्च शिक्षा होनी चाहिए, सबसे पहला उन्होंने सेंटर महिलाओं। राकेश जी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपको 1 मिनट से, आपने तो मालवीय जी के नाम पे हमारा ये आज की चर्चा को, आपको लगता है हम लोग जैसे बात पहले कहते थे कि गांधी जी कहते थे कि मालवीय जी गंगा की वो निर्मल धारा है, और आपने तो सचमुच में गंगा बहा दी इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन की इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेट से भी जुड़े, लेकिन आपने आनंद बरसा कर दी।
मैं आप ही के चर्चा में सुरेश जी को, आपने आदर दिए, सुरेश जी को जोड़ना चाहूंगा, उससे ये बात थोड़ा सा आपकी बात को मैं समझना चाह रहा हूं कि मालवीय जी का जो दर्शन है, जितना अभी राकेश जी ने बताया है सर, उसमें ये बात लगी कि मालवीय जी भारत की समस्या को अपने भारत के ही जो मूल विचार है, मूल आस्था है, भारत की जो परंपरा है, उस समस्या का निदान वो भारत के ही इसमें जीना चाहते थे, देना चाहते थे। वो अंग्रेज और पाश्चात्य से कॉपी नहीं करना चाहते थे। यही बीएचयू का मर्म है और यही मालवीय जी का जीवन है। ये सुरेश जी आपको क्या जैसे, और विनोद जी यही आत्मनिर्भरता है। और राकेश जी ने जो बात कही कि आज हम जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, इसकी जड़ें अगर आप देखेंगे तो वो मालवीय जी ने जो है इसकी नींव रखी थी, जिस पर आज हम आगे चलकर अटल जी और अटल जी के आगे चलकर हम अभी माननीय प्रधानमंत्री को देखते हैं कि वो उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी गंगा की, अविरल गंगा की प्रवाह की तरह। ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है क्या कि अगर आत्मसम्मान नहीं तो आत्मनिर्भरता भी नहीं। इसलिए आत्मसम्मान के लिए अपने गौरवशाली इतिहास, अपनी विरासत, अपने मर्यादाएं, अपने रीति रिवाज, इसको समझना, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, इसको समझना और उससे आगे चढ़ते हुए नवाचार, उस नवाचार को समझना, वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है उसे समझना, उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको अपनाना, और उसके पश्चात जो है उसके जैसे जिस तरीके से आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात की गई, होलिस्टिक मेडिसिन की आज जो बात होती है, ये कहीं ना कहीं उसी दृष्टा के, उनके जो कल्पना थी उसी का फलीभूत हुआ है। जब हम आज आयुष की बात करते हैं, आज हम देखते हैं कि हम योग को भी लाते हैं, हम आयुर्वेद को भी लाते हैं, सिद्ध को भी लाते हैं, और हम कहते हैं कि जो उपचार आज हम देखते हैं कि आज बहुत बड़े पैमाने पर वैश्विक स्तर पर, भले संख्या की दृष्टि से क्योंकि हमारी बहुत बड़ी आबादी है, संक्रमण रही हो, लेकिन अगर आप कोरोना के चलते मौत देखेंगे तो हमारी संख्या कई मुल्कों के बनिस्बत कम है। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि वही आयुष के पद्धतियों को मानते हुए हमारे जनता ने कई प्रकार के जो है अपने आप को बचाने तो के इम्यूनिटी डेवलप किया, इम्यूनिटी डेवलप किया। आपने जो है बचाव के लिए और अपना इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने जो है प्रयास किया, और इसको आयुर्वेद से ही जो मूल मंत्र लेकर जो है उन्होंने उस पर कार्य किया, और उसके चलते आज जो है हम बड़ी संख्या में भले संक्रमित हुए हो, लेकिन हम बड़ी संख्या में हम जिस तरीके से पश्चिमी मुल्कों में मौत हुई है वैसे मौत नहीं हुई है, और बहुत बड़े पैमाने में रिकवरी हुई है, जो शायद विश्व में सबसे ज्यादा रिकवरी जो है वो भी हमारे ही भारतवर्ष में हुई है। तो कहीं ना कहीं वो उसके प्रति, भारतीय आयुष पद्धति के प्रति एक जागरूकता, उसकी समझ बढ़ना, और उसी के चलते जो है आज हम देख रहे हैं। तो ये आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भरता ये नहीं कि हम सिर्फ अपने आप चीजों को प्रोडक्शन कर सकें सभी चीजों का। आत्मनिर्भरता है अपने आप पर विश्वास, और हमें जो है अपने आप ऐसे समाधान ढूंढना, नकल नहीं करना है, समाधान ढूंढना है। हमारे ही समाज में से हमें समाधान भी ढूंढना है, हमें बाहर नहीं जाना है, हमारे अंदर ही अगर समस्या यहां है तो समाधान भी यही है, और कहीं ना कहीं उस समाधान को ढूंढने का प्रयास का नाम ही जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। बहुत शानदार आपने एलान किया सर। और मैं अगर देखूं, जब मैं आपके बात से अगर एक लाइन में उस चीज को समझने की कोशिश करूं सर, तो एक स्वावलंबी भारत का जो सपना है, मालवीय जी ने उसको किस तरह से देखा कि सदियों से जो गुलामी के पीड़ित ये भारत का समाज रहा है, चाहे वो मुगल और सल्तनत काल से लेकर अंग्रेज के काल तक में, इस भारत ने अपनी पहचान ही खो दी थी। इस भारत ने अपने एक स्वावलंबी भारत की जो अपनी उसकी एक आइडेंटिटी थी उसको खो दी थी। और मालवीय जी का कहीं ना कहीं संघर्ष यही था
कि भारत अपनी भारतीयता, भारत अपनी भारत की पहचान को लेके जिंदा रहे और भारत में ही भारत के सारे समस्याओं का निदान हो। आशुतोष, जब महामना का अगर आप देखें, जीवन व्यक्तित्व को आप देखें और जीवन चरित्र को देखें, एक वैसा त्यागी जो निराकार भाव से जीते थे, कहीं मान अपमान और सम्मान के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा ये नहीं की। तो पूरे भारत में कई जगह पे उनके पदछाप हैं जहां उन्होंने खड़ा किया एक भारतीयता के और भारत की पहचान को, एक स्वावलंबी भारत के और भारत के सम्मान को। आपने इस चीज को कैसे देखा है कि गुलाम भारत की जो एक तस्वीर और मानसिकता बनी हुई थी, इस बेड़ियों से निकल के जो गांधी की जो आजादी थी, एक मानसिक आजादी के रूप में जो मालवीय जी ने सामने में लाया था? ठीक कह रहे हैं सर आप। जैसा कि गांधी से आपने शुरुआत किया, तो मैं गांधी के ही पहले जब वो हिंदुस्तान आए थे पहली बार, और जिस दौरान वो हिंदुस्तान में आए थे, उन्हें अपना यहाँ का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करना था और अपनी मतलब चेतना लाने कार्य गतिविधियां शुरू करनी थी। तो मालवीय जी निर्माण में लगे हुए थे, तो अपना वो फिर यहाँ का जन जागरण कितना लगे थे। और गांधी जी ने ये कहा था कि मैं यहाँ पर गोखले और बाल गंगाधर में देखता हूँ तो ये एक हिमालय और एक समुद्र नजर आते हैं। धारा की तरह मुझे सदा प्रवाहित इसमें गोता लगा सकता हूँ। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभावित लोगों में से मालवीय के थे। और जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रभर में उनके और जो पड़े हुए हैं, उसमें आप केरल से आप उनकी कन्याकुमारी तक, तो केरल में जो मिथिला का विद्रोह, उसमें उसको संभालने में, उसे शांत करने में मालवीय का सबसे बड़ा योगदान। उसके बाद और जो सामाजिक चेतना लाने में और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बीएचयू जब बनाया, और इसी सभी समाज के सभी वर्गों को शिक्षा को ये माना कि मूल मंत्र, अगर कोई चीज किसी की देश और समाज और व्यक्ति के निजी जीवन को, परिवार को अगर परिवर्तित कर सकती है, तो सिवाय शिक्षा के कोई और चीज नहीं। उन्होंने उस परिवर्तन के लिए, उस विकास के लिए, उस करण के लिए विद्या का, शिक्षा का मंदिर सिंधु विश्वविद्यालय बना, और सारी विद्याओं का आवश्यक प्रतिभा का इस देश को बनाने में, राष्ट्र को के लिए एक ही के अंदर खेलने का वहां पर निश्चय किया। आशुतोष, आपकी आवाज में कुछ शायद प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है। मैं एक बार राकेश जी से, प्रोफेसर साहब से एक मिनट बात कर लेता हूँ। हेलो जी, राकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। हाँ राकेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि इतने बहुआयामी व्यक्तित्व के मालवीय जी कि जीवन का कोई भी क्षेत्र है ऐसा नहीं था कि जिसको मालवीय जी ने नहीं छुआ हो, जो भारत और भारतीयता और भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा से जिसका थोड़ा सा भी सरोकार हो। इतने विश्वविद्यालय, इतने ज्ञान, इतने विज्ञान के साथ साथ मालवीय जी जो प्राचीन आपके धार्मिक मंदिर और धार्मिक ट्रस्ट सब हैं, उसको भी एक जिंदा करने के लिए एक तरह से प्रण लिया था। हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां भी इस तरह की चीजें जो भारत के मूल आत्मा से जिसका जुड़ाव है, जिसको भारत की पहचान है, उन चीजों को विकसित करना शुरू किया। इसके पीछे जो मालवीय जी का आदर्श था, वो क्या आदर्श रहा होगा? वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का आदर्श था, या भारत का जो कल्चर है वही भारत की पूंजी भी हो सकती है इस विशाल भारत में? वो किस तरह का उनका वो सपना था? देखिए, मालवीय जी महाराज के जीवन में भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत में उद्भूत समस्त मत पंथ और विशेष रूप से भारत से निकलने वाले आध्यात्मिक प्रवाह के बारे में एक स्पष्ट मत था कि संसार के अंदर जो आध्यात्मिकता का प्रवाह चला है, चाहे आज 25 दिसंबर को चर्च की घंटियां बज रही हैं, या मक्का और मदीना तक भी जो आध्यात्मिक ज्ञान गया है, जो अरब के लोगों को मोहम्मद के थ्रू मिला और यूरोप और रोमन के लोगों को थ्रू जीसस मिला, ये ज्ञान भारत से ही गया हुआ है। वह परमात्मा एक ही है
वह परमात्मा सब में समाया हुआ है। ये ज्ञान 2000 साल पहले अगर जीसस को मिल रहा है तो 2000 साल पहले क्यों नहीं मिला यूरोप को या रोमन एम्पायर? नहीं, मैं राकेश जी ये जानना चाहूंगा कि महाराज के मन में स्पष्ट कल्पना थी, भारत का जो सनातन जीवन है, जो सनातन मूल्य पद्धति है, इसका फैलाव विश्वव्यापी है, ये संकुचित नहीं है। इसके फोल्ड में सब लोग समाते हैं, सबके प्रति आदर है। मनुष्य मात्र ही नहीं, समस्त जीव जगत के कल्याण की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसलिए भारतीय परंपरा किसी खांचे में अपने को बंद नहीं करती है। भारतीय परंपरा कहिए, सनातन परंपरा कहिए, हिंदू परंपरा कहिए, इसलिए वो किसी के मतांतरण में विश्वास नहीं रखती है। वह किसी को जबरदस्ती अपने फोल्ड में लाने में विश्वास नहीं रखती है। समस्त गुरु परंपराओं का आदर करती है और इसके साथ ज्ञान के बंद दरवाजे खोलती है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या क्या है? जो हमको सारे बॉन्डेजेस से है, वी विल बिकम फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस, सारे बंधनों से जो मुक्त कर दे, सांसारिक भी और पारमार्थिक भी। परमात्मा का स्वरूप क्या है, इसको लेकर मालवीय जी की आंख में जब वो बोलते थे निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी। इसलिए क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या सिख है, क्या ईसाई है, इसका कोई भेद नहीं था। अगर आप भारत हैं तो भारत होने के कारण भेद तो आप स्वीकार ही नहीं कर सकते। ये जो भेदभाव और शोषण की बातें बताई जाती हैं, ऑल आर क्रिएटेड थ्रू द यूरोपियन माइंडसेट टू colonize the mindset of Indian people, not for there is not a single instance where you can establish that exploitation and the all type of भाई बिल्कुल, ये जो नैरेटिव्स के ही सामाजिक व्यवस्था में इंडियन ट्रेडिशन, हमने टायरेनी एक्सेप्ट नहीं की, हमने दुनिया से टायरेनी का अंत किया। मालवीय जी महाराज ने, इसीलिए आज बीएचयू में 50 देशों के विद्यार्थी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, 30,000 से ज्यादा छात्र हैं। एक कैंपस में आप कल्पना करिए 20,000 विद्यार्थी रह रहा है। आईआईटी है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू है, पर्शियन है, यानी जो हमारे फारसी है, कौन सी लैंग्वेज यहां नहीं है, सब बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू, कोई भेदभाव नहीं किसी प्रकार। यही तो भारत है। जी महाराज की जो कल्पना थी, यही भारत है, यही भारत है। इसी भारत को मालवीय जी ने जिया। हमारे पास अब टाइम कम है राकेश जी, मैं बहुत ही इस बात के लिए मुझे खेद है कि आप हम लोगों से बहुत लास्ट में जुड़े हैं, लेकिन आप जितनी ही देर जुड़े हैं बहुत आनंद वर्षा की है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सुरेश जी का, केजी सुरेश जी का, अपने इतने आज बहुमूल्य समय में और लगातार आज वेबिनार की चर्चा में ही हैं। मैं सुरेश जी को कह रहा था कि सर आप 25-30 साल के बाद दिल्ली छोड़ के भोपाल चले गए, तो एक तरह से जो है ये दिल्ली एनसीआर में हम लोगों को आपने एक अलग थलग कर दिया है। इसके बावजूद भी गाहे बगाए हम लोगों की चर्चा में शामिल हो जाते हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा और बहुत सादर अभिनंदन करूंगा। आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मालवीय जी के इस चर्चा का जो है वो एक सीमित एरिया में नहीं है जिसको हम लोग आधे 1 घंटे की चर्चा में इसको खत्म कर लें। हम आगे भी इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आदर के साथ धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे, ऐसा हम लोगों की शुभकामना। जय हो, जय हिंद। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। सुरेश जी को